जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पैमाने की बचतों पर। तो आइए समझते हैं। ये टॉपिक हमने छोड़ दिया था क्योंकि उससे पहले जरूरी था कि हम लागतों को समझ लें। लागतों के अंतर्गत हमने सब कुछ समझ लिया है, क्लियर कर लिया है। कुल लागतें क्या होती हैं, स्थिर लागतें क्या होती हैं, परिवर्तनशील लागतें क्या होती हैं, उसके बाद औसत लागत, सीमांत लागत और उनके ग्राफ, सब कुछ हम समझ चुके हैं। और एक चीज़ और पड़ी हुई है हमने उसमें, वो है इनके जो वक्र होते हैं वह यू आकार के क्यों होते हैं। अब यू आकार के क्यों होते हैं उसको समझने के लिए हमने उसकी बचतों पर ध्यान दिया था। तो जो बचतें वहां पर हो रही हैं वही बचतें यहाँ पर हैं। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन हम दोनों को अलग अलग पढ़ते तो फिर कन्फ्यूज हो जाते। इसलिए हमने ये टॉपिक पहले छोड़ दिया था ताकि वो भी कवर हो जाए और ये भी कवर हो जाए। अब दोनों साथ में आ गए हैं, वो चीज़ हम समझ चुके हैं। अब इसको और समझ लेते हैं कि भाई बचतें क्या होती हैं। तो आइए बात करते हैं। पैमाने की जो बचतें हैं ये दीर्घकालीन अवधारणा है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए दीर्घकालीन में क्या होता है, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, सभी में हम परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अल्पकालीन में सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होते। हमने उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, ये सब किस में पढ़े हुए हैं, अल्पकालीन में। और अब हम किस में पढ़ रहे हैं, दीर्घकालीन में। तो दीर्घकालीन में जो बचतें होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। हालांकि अल्पकालीन में भी बचतें यही होती हैं और दीर्घकालीन में भी यही होती हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सी अवधारणा काम करेगी, दीर्घकालीन अवधारणा। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अब बचतें हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पादन के पैमाने की। जब उत्पादन किया जाता है तो वो दो प्रकार से किया जाता है, या तो बड़े स्तर पर होता है या फिर छोटे स्तर पर। तो दोनों की अवधारणा यहाँ पर दी हुई है। उत्पादन इकाइयाँ बड़े आकार की होती हैं, मतलब बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग हो, बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएं, तो उसे बोलते हैं हम बड़े पैमाने का उत्पादन। और जब उत्पादन छोटे स्तर पर हो, कम मात्रा में हो, तो उसे बोलते हैं छोटे पैमाने का उत्पादन। उत्पादन इकाइयों का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। छोटी फैक्ट्री लगा ली जाएगी, छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग किया जाएगा, तो वो क्या हो जाता है, छोटे पैमाने का उत्पादन। ये दो बातें ध्यान में रखना, इतनी आवश्यक नहीं है लेकिन हमें याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। चलिए इसके बाद देखिए, जो उत्पादक वर्ग रहता है वह क्या सोचता है कि उत्पादन की मात्रा हम जितनी अधिक करेंगे, या हमारा जो उद्योग है उसका विकास हम जितना अधिक करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें बचतें प्राप्त होंगी। अब वो बचतें जो प्राप्त होती हैं वो बड़े आकार में ही होती हैं, छोटे आकार में उतनी बचतें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। इसीलिए हर उत्पादक अपने उद्योग को बढ़ाना चाहता है, विकास करना चाहता है। अब ये जो बचतें होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बचतें कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक आंतरिक बचतें और दूसरी बाह्य बचतें। आंतरिक बचतें जो कि फर्म के अंदर से मिलती हैं, और बाह्य बचतें जो कि बाहर से प्राप्त होती हैं, फर्म के बाहर से। अब देखिए सबसे पहले हम आंतरिक बचतों पर बात करेंगे। तो आंतरिक बचतों की परिभाषा मार्शल के अनुसार दी है। मार्शल क्या कहते हैं कि आंतरिक बचतें वे बचतें होती हैं जो किसी एक इकाई को उसकी आंतरिक कुशलता तथा अवस्था की श्रेष्ठता के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती हैं। किससे मिलती हैं, जो उसका फर्म है, जो उसका उद्योग है, वो यदि कुशल तरीके से उत्पादन करेगा तो मिलेंगी, कुशल तकनीक का प्रयोग करेगा तो मिलेंगी, तो वो क्या होंगी, आंतरिक बचतें होंगी। इसकी परिभाषा बस यही है। आंतरिक बचतें वे हैं जो एक इकाई को उसकी आंतरिक कुशलता तथा अवस्था की श्रेष्ठता के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती हैं। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि बचतें कौन कौन सी होती हैं। ये तो हमें मालूम हो गया कि कुशलता और श्रेष्ठता के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती हैं। कुशल हो जाएगा तो प्राप्त होंगी, श्रेष्ठ हो जाएगा तो प्राप्त होंगी। जो हमने कल एक उदाहरण लिया था पिछली क्लास में, इससे पिछली क्लास में कौन सा उदाहरण था, ईंटों के निर्माण का। ईंटों का निर्माण 3 चरणों में होता है, वो हमने समझ लिया। और उसमें बचतें किस प्रकार से होती हैं वो भी हमने कैलकुलेट करके समझ लिया था। आज उसी उदाहरण को लेकर हम ये बचतें समझेंगे। सबसे पहले हैं तकनीकी बचतें। ये तकनीकी बचतें 4 भागों में इसको बांट दिया गया है। उसके बाद फिर दूसरी बचतें, प्रबंधकीय बचतें, वाणिज्यिक बचतें, वित्तीय बचतें और जोखिम उठाने की बचतें, इन्हें भी समझेंगे। पहले हम तकनीकी बचतें समझें। तकनीकी बचतें क्या होती हैं, तकनीकी मतलब कि टेक्नोलॉजी से संबंधित जो होती हैं। और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है, उद्योगों में मशीनरी आती है।
कि भाई किस तकनीकी पद्धति से वह उत्पादन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें हम श्रेष्ठ तकनीक की बचते, श्रेष्ठ तकनीक की बचते किस प्रकार से, हम उस समय की श्रेष्ठतम मशीन का प्रयोग करेंगे तो उत्पादन लाजमी है कि अधिक मात्रा में होगा। यदि हम पुरानी घिसी पिटी किसी दूसरी मशीन का प्रयोग करेंगे तो उत्पादन कम मात्रा में होगा। तो नई नई मशीनों का हम प्रयोग करते हैं तो उत्पादन की मात्रा बढ़ती है और उत्पादन बढ़ने से लाभ प्राप्त होता है, जिससे क्या होता है, बचतें निकल के आती हैं। अब जैसे हम किसी पुरानी मशीन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें खर्च भी अधिक आएगा और उत्पादन भी कम होगा। जैसे कि हम एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कि हम सिंपल वे में यदि लें, जैसे हम मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं। मोटरसाइकिल का प्रयोग यदि आप पुरानी गाड़ी का प्रयोग करोगे तो उसमें खर्च अधिक आएगा, बार बार खराब होगी और पेट्रोल भी अधिक खाएगी। लेकिन नई मोटरसाइकिल का प्रयोग करोगे तो भाई एवरेज भी अच्छा देगी और ज़्यादा सर्विस देगी, ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा, तो उसमें बचत अधिक होती है। पुरानी में बचत कम होती है, नई में बचत अधिक होती है। तो श्रेष्ठ तकनीक का यहाँ क्या मतलब है कि जब हम श्रेष्ठ तकनीक का प्रयोग करते हैं, भले ही उसका खर्च अधिक हो लेकिन उत्पादन अधिक होगा और उत्पादन अधिक होने से हमें लाभ प्राप्त होता है, बचत मिलती है। दूसरा है बड़े आकार की बचतें। बड़े आकार की बचतें किस प्रकार से मिलती हैं उद्योग में, अब ये समझिए। जैसे कि एक लोहा उद्योग है, लोहा उद्योग के लिए सबसे ज़रूरी होती है उसकी भट्टी, जहाँ पर लोहे पिघलाया जाता है। अब लोहा पिघलाया जाएगा और उसको एक शेप दिया जाता है। जैसे कि हम बाजार में लोहा खरीदने जाते हैं मकान निर्माण के लिए तो वो सरिये के रूप में आता है। जो सरिया होता है वो क्या होता है, एक शेप दिया जाता है उसको पिघलाने के बाद। अब वह छोटी छोटी भट्टियों का यदि प्रयोग करेगा तो उत्पादन कम मात्रा में होगा। अब मान के चलिए 4 भट्टियों का वह प्रयोग कर रहा है। अब 4 भट्टियों में उसे इसमें भी बिजली खर्च होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी, चारों में अलग अलग बिजली खर्च होगी, तो बिजली की लागत तो बढ़ेगी। उसमें लागत बढ़ेगी तो उसका भार कहाँ पड़ेगा, वस्तु की कीमत पर। तो सरिये का जो कीमत है वह बढ़ जाएगा। कीमत बढ़ने से फिर उसकी बिक्री में भी दिक्कत आती है। कीमत अधिक रहती है तो कम बिक्री होती है और कीमत कम होती है तो अधिक बिक्री होती है। ये हम मांग के चैप्टर में समझ चुके हैं। अब यहाँ पर अधिक भार आ रहा है, मतलब कीमत बढ़ रही है, तो बचत नहीं हो रही है क्योंकि बिक्री कम होगी। लेकिन इसकी जगह पर क्या कर लें, बड़े आकार की बचतें कर लें। मान के चलिए चारों की जगह पर एक बड़ी भट्टी का प्रयोग करता है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक भट्टी पर 2 श्रमिक काम कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने श्रमिक लगेंगे, 8 श्रमिक लग जाएंगे। लेकिन बड़ी भट्टी पर मान के चलिए भले ही 3 श्रमिक काम करते हैं लेकिन उत्पादन अच्छा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर बिजली का भार भी अधिक है, श्रमिकों की संख्या भी अधिक है, लेकिन यदि आकार क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, बड़े आकार की बचतें, मतलब कि आकार बढ़ा दिया, भट्टी का आकार बढ़ा देंगे तो 3 श्रमिक काम कर रहे हैं तो 300 की 900 रुपए की मजदूरी हो जाएगी, बिजली का खर्च भी कम आएगा तो इससे बचत प्राप्त हो जाएगी। तो बड़े आकार की बचतें इस प्रकार से उसे मिल जाती हैं। संबंधित क्रियाओं की बचतें, संबंधित क्रियाओं की बचतें किस प्रकार से, जैसे कि हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं। मोबाइल के प्रयोग में आप अब ये समझिए कि जो उसके कलपुर्जे रहते हैं वो अलग अलग कंपनियों के द्वारा निर्मित होते हैं। बैटरी का निर्माण कोई दूसरी कंपनी करेगी, सिम का निर्माण कोई दूसरी कंपनी करती है, और जो भी कलपुर्जे होते हैं उसके वो अलग अलग कंपनियां निर्मित करती हैं। अब ये अलग अलग कंपनियां निर्मित करती हैं लेकिन मोबाइल तो हमें किसी एक कंपनी के नाम से मिलता है, जैसे कि सैमसंग हुआ, वीवो हुआ। ये क्या करती हैं, सिर्फ अपना नाम देती हैं और अरेंजमेंट करती हैं। तो ये क्या है, संबंधित क्रियाएं हैं, मतलब कि जो उसकी बॉडी है, मान लीजिए मोबाइल की बॉडी का कोई और निर्माण कर रहा है तो ये क्या है, संबंधित क्रिया है मोबाइल से। तो ये जो मोबाइल निर्मित करने वाली कंपनी है ये पहले उससे बॉडी खरीदेगी, उसके बाद उसको अरेंज करेगी। अब ये संबंधित क्रिया का उदाहरण, मतलब कि उसकी क्या है, बाहर से खरीद रहा है, बाहर से खरीदने में उसे खर्च आएगा, पहले उसका पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद उसके ट्रांसपोर्ट का भी खर्च लगेगा। अब ये समझ लें, ये जो मोबाइल निर्माता कंपनी है ये कंपनी सोचे कि सारे कलपुर्जे मैं ही निर्मित करूं अपने मोबाइल का और खुद ही अपनी अलग अलग इकाइयां डाल ले, बैटरी बनाने की अलग इकाई, बॉडी बनाने की अलग इकाई, सॉफ्टवेयर बनाने की अलग इकाई। तो सभी को फिर क्या करना है, केवल अरेंज करना है, तो उसकी लागत बच जाएगी, कीमत भी उसकी कम रहेगी। कीमत भले ही ज़्यादा जोड़े वो, लेकिन लाभ तो किसके पास जाएगा, उसी के पास जाएगा, एक ही व्यक्ति के पास जाएगा। ट्रांसपोर्ट का खर्च बच जाएगा जो उसे लग रहा है दूसरी कंपनियों से खरीदने में। तो यहाँ पर बचतें हो रही हैं, मतलब कि संबंधित क्रिया। जैसे एक उदाहरण और ले लें जो आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है, जैसे शक्कर की फैक्ट्री है। शक्कर किससे निर्मित होती है, गन्ने से।
अब कोई शक्कर निर्माता है जो शक्कर का निर्माण करता है, चीनी का उत्पादक है, वो ये सोचे कि मैं गन्ने का एक फार्म डाल लेता हूँ अलग से, जिसमें गन्ना उत्पादित होगा और वह गन्ना फिर मैं अपनी फैक्ट्री में लाऊंगा और उसी से फिर चीनी का निर्माण होगा। तो उसकी बचत बच जाएगी। जहां वो बाहर से खरीद रहा था, अब वो खुद ही उसका उत्पादन कर रहा है, तो उत्पादन का लाभ भी वही लेगा और चीनी का लाभ भी वही लेगा। तो दोनों जगह से उसी को लाभ हो रहा है, तो उसे बचत प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या है, संबंधित बचतें होती हैं। इसके बाद विशिष्टीकरण की बचतें। विशिष्टीकरण की बचतों के लिए हम एक जो उदाहरण कल हमने लिया था वो सफिशिएंट है। कौन सा उदाहरण है, जहां पर एक उत्पादक जो था वह ईंटों का निर्माण कर रहा था और ईंटों के निर्माण में 3 चरण थे। पहले मिट्टी को तैयार करना, उसके बाद ग्राउंड पे ले जाना, ग्राउंड पे लेके गया और फिर ईंटों का निर्माण हुआ। तीसरे चरण में जाके ईंटों का निर्माण हो रहा था। अब यहाँ पर यदि एक व्यक्ति काम करता है तो तीनों ही काम वो ही करेगा। पहले मिट्टी तैयार करेगा, उसके बाद फिर ग्राउंड पे ले जाएगा और उसके बाद फिर ईंटों का निर्माण करेगा। इस प्रकार से उत्पादन कर रहा था तो कितना हो रहा था, 100 ईंटों का। लेकिन जब 3 व्यक्ति लगाए तो उससे क्या हुआ, श्रम का विभाजन हो गया। श्रम का विभाजन होने से लोग कुशल हो गए। जो व्यक्ति मिट्टी तैयार करता है वह मिट्टी तैयार करने में कुशल हो गया, जो व्यक्ति ग्राउंड पे लेके जा रहा है वह उसमें कुशल हो गया, और जो व्यक्ति ईंटों का निर्माण कर रहा है वह उसमें कुशल हो गया। तीनों कुशल हो गए तो उत्पादन बढ़ गया। पहले हमने उत्पादन 100 ईंटों का किया, उसके बाद 3000 ईंटों का किया, तो उत्पादन में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, तो यहाँ उसे लाभ मिला। तो विशिष्टीकरण की जो बचतें होती हैं वो कहाँ मिल जाती हैं, उन्हें श्रम में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर उत्पादन अधिक हो जाता है, वहां बचतें अपने आप निकल के आ जाती हैं। तो उत्पादकों का यही सोचने का रहता है, इसलिए वह अपने उद्योग को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये तो तकनीकी संबंधी बचतें हो गई। अब समझिए प्रबंधकीय बचतें। ये दूसरा पॉइंट है। प्रबंधकीय बचतें मतलब कि जो प्रबंध से हमें प्राप्त हो। अब जब हम उद्योग बढ़ा देते हैं तो प्रबंधक के सहायक में भी हम सहायक प्रबंधक रखते हैं, 2-3 सहायक प्रबंधक रखेंगे। तो जो मेन प्रबंधक है, मुख्य प्रबंधक है, वो सिर्फ वही काम करेगा जो उसके लिए उपयोगी है, और जो कम उपयोगी है वह अपने नीचे के अधिकारियों को बांट देगा। तो उससे क्या होगा, बचत प्राप्त होगी कि नहीं, उसे समय मिलेगा कि वह ये सोच सके कि और अधिक लाभ कहाँ से मिलेगा। तो ये भी बचतें उसे प्राप्त हो जाती हैं। वाणिज्यिक बचतें किस प्रकार से मिलती हैं। वाणिज्यिक बचतें जो होती हैं वो हमें विपणन से और स्टोर से मिलती हैं। जैसे कि हमने एक ट्रैक्टर का कल उदाहरण लिया था कि ट्रैक्टर में चाहे आप 1000 ईंट भेजो, चाहे 2000 और चाहे 100, मुझे तो 500 रुपये चाहिए। अब ये विपणन में बचतें प्राप्त हो रही हैं कि नहीं, उसे वही बचतें हमें यहाँ पर लेनी है कि भाई जो जब हम उत्पादन बड़ी मात्रा में करते हैं, अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, तो हमें बचतें वहाँ से मिलने लगती हैं। जैसे हम यदि केवल 100 ईंटों का निर्माण करेंगे और उसे एक ट्रॉली में लेकर भेजेंगे तो वो तो 500 रुपये लेगा। लेकिन उसी में हम यदि 4000 ईंट भेज देंगे तो हमें तो लाभ अधिक होगा और उसके 500 रुपये भी निकल जाएंगे। तो यहाँ पर बचतें मतलब कि जो वाणिज्यिक बचतें हैं वो प्राप्त हो जाती हैं स्टोर करने में। रेलगाड़ी का भाड़ा भी अधिक कम लगता है, ज़्यादा उत्पादन होता है, रेल और बस का भाड़ा उसे कम पड़ता है। और इसके बाद क्या है, वित्तीय बचतें। अब वित्तीय बचतें क्या होती हैं, जैसे देखिए जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनके लिए कम ब्याज दर पर जो बैंकें रहती हैं लोन उपलब्ध करा देती हैं, तो उन्हें सुविधा मिल जाती है, कम ब्याज में उन्हें पैसा मिल जाता है। और अपनी जो कंपनी जब नामी हो जाती है, अच्छी फेमस हो जाती है, मतलब कि अच्छा उत्पादन करती है, उसका एक ब्रांड चलने लगता है, तो वह अपनी कंपनी के शेयर मार्केट में बेच देते हैं। शेयर एक अलग चीज़ है, उस पर हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो जो अपने शेयर रहती है, अंश रहती है, उसे बाजार में बेच देती है और पूंजी इकट्ठा कर लेती है। कहने का मतलब ये रहता है कि जब उत्पादन का पैमाना बढ़ जाता है तो पैसे जुटाने में कोई दिक्कत नहीं आती, वहाँ उसे बचतें होने लगती हैं। जैसे बैंकों से यदि लोन लेने जाएगा तो कम दर पर, मान लीजिए छोटी इकाई है तो उसे यदि 16% की ब्याज दर से लोन मिल रहा है, लेकिन जो बड़ी इकाई है उसे मान लीजिए वह 5% की ब्याज दर से लोन मिल जाए, तो फिर यहाँ पर बचत हो रही है कि नहीं, कितने परसेंट की, 11% की डायरेक्ट बचत हो रही है। ये बचतें उसको वित्तीय उसमें प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ जाती है, तो जोखिम की बचतें भी प्राप्त हो जाती हैं। अब मान के चलिए उसने दूसरी इकाई डाल के रखी है, दूसरी इकाई से उसे कोई लाभ नहीं हो रहा, लेकिन किसी एक इकाई से तो लाभ होगा, तो जहां से लाभ हो रहा है वो वहां उसको एडजस्ट कर देता है, तो इससे जोखिम लेने में उसे दिक्कत नहीं आती। वह सोचता है ठीक है, एक में लॉस हो रहा है तो 2 में मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक कंपनी लॉस में चली जाए। और
क्या कर सकता है वह, नई नई फैक्ट्रियां लगाने का, कि ये उसके दिमाग में ये भी आएगा कि भाई इस कंपनी का यदि माल नहीं बिक रहा है, ये जो उत्पाद है मेरा नहीं बिक रहा है, तो इसमें कुछ तो कमी होगी या फिर इसमें मांग नहीं है, तो हो सकता है भाई एक दूसरा और उद्योग लगा ले। तो जोखिम उठाने की जो क्षमता होती है वह बढ़ जाती है। जोखिम क्या होता है, जो कि लाभ और हानि को वहन करता है, उसी को जोखिम वहन करता कहते हैं। तो यहाँ से उसे एक गाइडेंस मिलता है, एक निर्देश मिलता है, जिसके अनुसार वह कार्य करता है। तो ये करने से उसे क्या होती हैं, और अधिक बचतें मिलती हैं। बचतें किस प्रकार की, भाई जिसमें फायदा नहीं हो रहा है उसे या तो बंद कर दो या फिर उसका विस्तार करो, ताकि उसमें भी लाभ हो। तो जब विस्तार करेगा तो लाभ अपने आप प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जो हमारा दीर्घकाल का पैमाना है, पैमाना किस में पढ़ते हैं हम, दीर्घकाल में, और दीर्घकाल में लाभ अवश्य होता है। ये क्या हो गई है, हमारी आंतरिक बचतें हो गई हैं, जो हमें अंदर से, कंपनी के अंदर से या उद्योग के अंदर से प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं हम बाह्य बचतों की। तो बाह्य बचतें क्या होती हैं, इसकी परिभाषा देखिए। बाह्य बचतें वे हैं जो अनेक फर्मों या उद्योगों को प्राप्त होती हैं, जबकि एक उद्योग में या उद्योगों के एक समूह में उत्पादन का पैमाना बढ़ता है। मान के चलिए, जैसे कि आपने औद्योगिक क्षेत्र सुना होगा, आप न्यूज में सुनते हैं या फिर अखबार में भी पढ़ा होगा आपने, औद्योगिक क्षेत्र। तो औद्योगिक क्षेत्र क्या होता है, जहां पर बहुत सारे उद्योग होते हैं। वहां पर मान लीजिए वाहन निर्माता कंपनी भी है और दूसरे खाद्य पदार्थों की निर्माता कंपनी भी है, मतलब कई सारे उद्योग वहां पर लग जाते हैं। तो ये जो बचतें होती हैं वहां पर प्राप्त होती हैं। किस प्रकार से मिलती हैं, वो हम ये जो 3 प्रकार की बचतें हैं इसमें समझेंगे। इसके लिए एक और पॉइंट देख लेते हैं। इसका लाभ अनेक फर्मों या उद्योगों को प्राप्त होता है। बाह्य बचतें जो होती हैं उनका लाभ किसी एक फर्म को नहीं होता, बल्कि अनेक फर्मों को होता है। तो ये ध्यान रखना है हमें। बाह्य बचतें कौन सी होती हैं, अनेक फर्मों या उद्योगों को प्राप्त होती हैं, जबकि एक उद्योग में या उद्योग के एक समूह में उत्पादन का पैमाना बढ़ता हो। जब कई सारे उत्पादक एक जगह आ जाएंगे, एक जगह इकाइयां लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, तो वहां पर उत्पादन अधिक मात्रा में होगा। अब वहां पर उत्पादन अधिक मात्रा में होगा तो सरकार भी उस क्षेत्र का विकास करती है, तो वहां से भी बचतें होती हैं। तो ये क्या होती हैं, बाहरी बचतें होती हैं, जिन्हें 3 भागों में बांट दिया गया है। केंद्रीकरण की बचतें, अब मान लीजिए कोई एक उद्योग लगा है, छोटा सा उद्योग लगा है, वहां पर ना सड़क है ना बिजली की व्यवस्था है, तो सरकार उस क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगी। सरकार कहाँ पर देगी ध्यान, जहाँ पर अधिक उद्योग हों, क्योंकि वहाँ से उसे अधिक लाभ मिलेगा। यहाँ की सड़कों का विकास होगा, पूरी तरीके से बिजली और पानी की व्यवस्था की जाएगी, तो इन सभी को लाभ होगा। अब सरकार किसी एक का विकास करेगी या सबका विकास करेगी, सरकार का उद्देश्य क्या रहता है, समाज कल्याण करना। तो सरकार उस क्षेत्र का विकास ज़्यादा करती है जहाँ पर अधिक उद्योग होंगे, क्योंकि उद्योगों से सरकार को भी टैक्स मिलता है। तो एक होगा वहाँ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, जहाँ पर अधिक होंगे, उद्योगों का एक समूह होगा। तो ये जो विकास होता है, विकास का किसी एक उद्योग को लाभ नहीं हो रहा है, किसको हो रहा है, समूह को हो रहा है। उद्योग के समूह में उत्पादन का पैमाना बढ़ता है और इसका लाभ अनेक फर्मों या उद्योगों को प्राप्त होता है। तो केंद्रीकरण की बचतें यही है। इनसे क्या होता है, सरकार उस क्षेत्र का विकास करती है, उस क्षेत्र पे ध्यान देती है, जिससे कि सभी को लाभ प्राप्त होता है। परिवहन का लाभ प्राप्त होता है, वहां पर नए नए लोग जो हैं परिवहन के लिए अपने वाहन लगाएंगे। जो श्रमिक रहते हैं इस क्षेत्र के, वो भी कुशल हो जाते हैं, क्योंकि वो लगभग मान के चलिए इस फैक्ट्री में भी काम कर चुके, इसमें भी काम कर चुके, तो उन्हें ट्रेंड करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती। तो कुशल श्रमिकों की उन्हें भी फायदा मिल जाता है। ये सारी जो बचतें होती हैं, ये किसकी होती हैं, केंद्रीकरण की बचतें, जो सभी को मिलती हैं। इसके बाद देखिए जानकारी की बचतें। जानकारी की बचतें कौन सी होती हैं, जिसमें जानकारी शेयर की जाती है कि भाई कौन सा उद्योग किस प्रकार से कार्य कर रहा है। अब ये जो जहाँ पर उद्योग लग जाते हैं, इकट्ठे उद्योग लग जाते हैं, समूह बन जाता है, तो कई उद्योग क्या करते हैं, अपनी जो जानकारी रहती है उसको शेयर करते हैं, पत्रिकाओं के द्वारा अपनी जानकारियां प्रकाशित करती हैं। तो यहाँ पर जो नॉलेज रहता है वह सभी में बढ़ जाता है कि भाई किस प्रकार से प्रबंध करना है, कौन कौन सी क्रियाएं करना है, हमें बचत कहाँ से प्राप्त होगी। ये सारी जानकारियां कहाँ मिल जाती हैं, उन्हें एक समूह में मिल जाती हैं। तो ये किस में आ जाता है, बाहरी बचतों में, जिससे कि उन्हें लाभ होता है। क्रियाओं के विखंडन की बचतें। क्रियाओं के विखंडन की बचतें कहाँ पर हमने समझ लिया है,
जो हमने संबंधित क्रियाओं में सोचा है। यहाँ पर क्या होते हैं, जो उत्पादक रहते हैं, बड़े बड़े उत्पादक बड़े स्तर पर जब उत्पादन करते हैं तो जो भी उद्योग रहता है उसकी जो क्रियाएं रहती हैं उसे क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, उसका क्या कर देते हैं, विखंडन कर देते हैं। और विखंडन से क्या आ जाती है, कुशलता आ जाती है और उसे फिर बचतें प्राप्त होने लगती हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए एक अलग से उद्योग लगा दिया, मान के चलिए मिट्टी तैयार करने का, और एक से अलग उद्योग लगा दिया ग्राउंड पर पहुंचाने का, एक अलग उद्योग लगा दिया केवल निर्माण का। मान के चलिए एक उद्योग में कच्चा माल तैयार हो रहा है तो वो कच्चा माल निर्माण करेगा, दूसरा तैयार माल कर रहा है या फिर रेडीमेड माल तैयार कर रहा है, तो वहाँ पर यहाँ के श्रमिक भी कुशल हो जाएंगे, यहाँ के श्रमिक भी कुशल हो जाएंगे, तो उत्पादन अधिक होगा, तो यहाँ पर उन्हें बचतें प्राप्त होंगी, लाभ प्राप्त होगा। तो क्रियाओं के विखंडन से, क्रियाओं का विखंडन मतलब कि जो कार्य है उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर एक कुशलता प्राप्त करना, उसी को बोलते हैं क्रियाओं का विखंडन। इतना समझ में आ गया। तो ये थी हमारी आंतरिक बचतें, बाह्य बचतें, जिन्हें हमने क्लियर कर लिया है। वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, बस समझना रहता है। हमने समझ लिया, उसके बाद हम पुस्तक में से एक बार पढ़ेंगे, हमें क्लियर हो जाएगा और हम परीक्षा में आसानी से लिख सकते हैं। तो इनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए, आपको ज़रूर उत्तर दिया जाएगा। और इसके अलावा यदि सभी में कोई डाउट है, कोई समस्या है, समझ में नहीं आया है कोई पॉइंट, तो भी कमेंट करके बताइए, एक बार फिर से हम चर्चा कर लेंगे। मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि आप कमेंट कीजिए, यदि समझ में नहीं आया तो हम एक बार और चर्चा करेंगे, तो उस पर आप ध्यान दिया करो। यदि नहीं समझ में आया है तो फिर आप बताएंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। यदि आप नहीं बताएंगे तो मेरा मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आपको सही समझ में आ गया है। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।